हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। और आज से हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है वो हम दिसंबर 2023 का जो पेपर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैश इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ट्राइब्यूनल for district and is located in the district's headquarters. First, Supreme Court. Second, Executive Magistrate. Third, High Court. फोर्थ, सेशन कोर्ट्स। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका सेशन कोर्ट्स। क्यों? एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द हाई कोर्ट्स इज ईच डिस्ट्रिक्ट्स इज द वन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोर्ट होता है, ठीक है, जिसे हम सेशनल कोर्ट्स बोलते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बड़े कोर्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। देन दिस इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल जुडिक्शन। दिस इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ द सेशंस इन क्रिमिनल जुडिक्शन। सेशंस ट्रायल केसेस एंड ट्राइड बाय अ सेशनल कोर्ट। ओके, ठीक है। देन second, next question. The loss of ability to express meaning, the use of speech or writing or to understand spoken or writing language is called। आपको क्या बताना है? ऐसी एबिलिटी जो लॉस हो जाए, एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और स्पीच मतलब बोल नहीं पाए और लिख ना पाए, और अंडरस्टैंड भी ना कर पाए सामने वाला, तो उससे हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फर्स्ट, एफेशिया। सेकंड, कॉग्निशन। थर्ड, डिलेरियम। फोर्थ, डिल्यूजन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है एस्फेशिया। क्यों? देखिए, एफेसिया यूजुअली अकर्ड सडनली, ये जल्दी से हो जाती है, सडनली, ऑफन फॉलोइंग अ स्ट्रोक और हेड इंजरी। हेड इंजरी वगैरह कुछ हो गया तो ये सडनली हो जाता है। बट इट मे ऑल्सो डेवलप स्लोली, मतलब ये धीरे धीरे डेवलप होता है, एज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर और अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। ये एक ब्रेन ट्यूमर के थ्रू भी अगर हो सकता है, और प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ भी है। द डिसऑर्डर इम्पेयर्स द एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एज वेल एज रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो है हम ढंग से पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते, और अगर कुछ बोल रहे हैं तो जो सामने वाला है, जो हमारी बात सुन रहा है, वो ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। While sending exhibit to FSL Forensic Science Laboratory, if the stain is on a transportable object such as a knife, crowbar, firearm, is not preferable to। अगर हमें कुछ सेंड करना है, कोई एविडेंस सेंड करना है एफएसएल में, तो अगर कोई स्टेन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? स्टेन प्रेजेंट है। कहाँ पर? ट्रांसपोर्टेबल ऑब्जेक्ट पर। ट्रांसपोर्टेबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसे उठाया जा सकता है, जिसे इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जैसे नाइफ, चाकू, क्रॉबार, कुल्हाड़ी, फायर आर्म, कोई सा भी फायर आर्म हो सकता है, गन वगैरह, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी चीज़ प्रेफरेबल नहीं है इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में से? तो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है सेंड द वूल ऑब्जेक्ट, हमें पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहुंचा देना है। सेकंड, प्रोटेक्टिंग द एरिया ऑफ द स्टैंड, जिस भी एरिया पर स्टैंड है उसे प्रोटेक्ट कर देना है। देन इनक्लोजिंग द ऑब्जेक्ट इज पैकेज, इनक्लोज कर देना है ऑब्जेक्ट को, है ना। सेकेंड, फोर्थ, स्कार्प और कट द स्टेन एरिया एंड देन पैक। तो ये वाली कंडीशन जो होती है ये हमें नॉट प्रेफरेबल लग रही है, क्योंकि हम अगर मान लो कि ये जो चाकू है, ये नाइफ है, इस पर यहाँ पर स्टेन है, ठीक है, इसे तुमने कट कर लिया और यहाँ पर तुमने रिस्टोर करके इसे पैक वैक करके पहुँचा दिया, ठीक है। बाकी अगर इस नाइफ पर हो सकता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट हुए, तो हो सकता है ना कि यहाँ पर कोई और भी आपको एविडेंसेस मिल जाए। और अगर ये स्कार्प करते टाइम पर अगर आपके टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो क्या करोगे? दैट्स वाई इसके लिए हम ये जो पूरा जैसा कि जैसा एविडेंस है उसे वैसे ही पैक करके एफएसएल में पहुंचा देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नो फॉर अ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम adopted in British India and United Kingdom and wrote book titled Classification of Fingerprint। ऐसा कौन था जिन्होंने फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया था? ठीक है, फर्स्ट डॉक्टर हेनरी फॉल्स, सेकंड सर विलियम हर्शेल, थर्ड जोआन वेक्चरिन, फोर्थ सर एडवर्ड हेनरी। तो इसमें से कौन से हैं? जो हेनरी है, हेनरी का हमने पढ़ा भी है, एडवर्ड हेनरी। 7 डिजिट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो भी है वो भी सर एडवर्ड हेनरी ने ही हमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए आर, सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? फर्स्ट प्रोटीन कोडिंग, सेकंड एमआरएनए कोडिंग, थर्ड नॉन प्रोटीन कोडिंग, फोर्थ सैटेलाइट प्रोटीन कोडिंग। तो क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन कोडिंग होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन की कोडिंग नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेट डीएनए मीन्स सैटेलाइट डीएनए इज द हाई रिपीटेटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ short sequences repeated a large number of times. It carries a variable AT rich repetitive unit that often from array up to 100 MB। ठीक है, और सेट डीएनए जो होते हैं ये VNTRs में यूज़ किए जाते हैं। और जो सेट डीएनए होते हैं इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं, नैनो होते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन कोडिंग होते हैं, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस प्रोब्स यूज्ड आर मेड अप ऑफ वन ऑफ दिस। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें जो प्रोब्स यूज होते हैं वो किससे मेड होते हैं? ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट डीएनए, सेकंड सिंगल स्टैंडर्ड लेबल डीएनए, थर्ड आरएनए, फोर्थ डबल स्टैंडर्ड अनलेबल डीएनए। तो किससे कोड होते हैं? वो सैटेलाइट डीएनए से कोड होते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द प्रोब्स यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनी सैटेलाइट्स। मैंने क्या बोला था कि जो सैटेलाइट डीएनए है उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, और उनसे मिलकर के जो प्रोब होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट में बनाए जाते हैं। दिस आर single standard RNA that are 19 base long oligonucleotide। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के और 19 बेस लॉन्ग ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स VNTRs in DNA fingerprinting analysis belong to which one of this? First nanosatellite, second mini satellite, third macro satellite, fourth किलो सैटेलाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनी सैटेलाइट। ठीक है, ये हम पहले अभी पढ़ चुके हैं कि VNTRs में भी सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया जाता है, जिसमें कौन सा वाला सैटेलाइट डीएनए यूज़ करेंगे? तो मिनी सैटेलाइट जो है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट VNTRs ऑल्सो कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स आर अमोंग द फैमिलीज रिपीटेटिव डीएनए डिस्प्रेस्ड इन द जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमिनॉल इज प्रेजेंस ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन undergoes oxidation by adding one of this in alkaline solution. First hydrogen sulfide, hydrogen peroxide, थर्ड एसिटिक एसिड, फोर्थ सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाई? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इंक्रीज द ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी ऑफ द ल्यूमिनॉल। ल्यूमिनॉल में ल्यूमिनेसेंट की इंसेंटिविटी जो है वो बढ़ाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ड्रग हैज़ नेम स्कन। स्कनक जो है वो कौन से ड्रग का नेम है इनमें से? कोकेन, मैरिजुआना, खाट, ज़ोल्पिडेम। तो मैरिजुआना जो है उसका नाम जो है यहाँ पर वो है आपका सनकेन। स्ट्रीट नेम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देन
Phenolphthalein used in trape cases is replaced by mixture of phenolphthalein and dash 100:2 so that the result pink color does not fade। जो ट्रैप केसेस होते हैं उसमें फिनोफ्थिलीन केमिकल का यूज़ करते हैं हम, और जो फिनोफ्थिलीन होता है वो इजीली क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब वो बहुत देर तक के लिए विजिबल नहीं रहता है, फेड हो जाता है। तो वो फेड ना हो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे इनमें से, तो बेंजोइक एसिड का, फिनॉल, हाइड्रोक्विनॉन या सोडियम कार्बोनेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाइड्रोक्विनॉन। ठीक है, तो हाइड्रोक्विनॉन क्या करता है, द रिजल्टिंग पिंक कलर डज नॉट फेड अप्रिशिएबल ऑफ द 4 ईयर्स, 4 ईयर्स तक भी फेड नहीं होगा, कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, और ये नेकेड आइज से भी आपको विजिबल हो जाएगा इजीली। ठीक है, अगर हम हाइड्रोक्विनॉन का यूज़ करेंगे फिनोफ्थिलीन के साथ में 100:2 के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। SBSE स्टैंड्स फॉर, SBSE क्या स्टैंड फॉर है, स्टिल बार सॉर्प्टिव एक्सट्रैक्शन, स्टीर बार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट बेस्ड सैंपल एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट बेस्ड सिंगल एक्सट्रैक्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टीर बार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इज़ अ सिंपल एनालिटिकल टेक्निक, एक सिंपल एनालिटिकल टेक्निक है यूज्ड फॉर सैंपल प्रिपरेशन टू इम्प्रूव ट्रेस एनालिसिस। सैंपल प्रिपरेशन में आपका जो सैंपल है उसको, उसके एनालिसिस को जो है इंक्रीज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ वैलिड अल्टरनेटिव फॉर द मैनी सेपरेशन एंड प्री कंसंट्रेशन प्रोसीजर्स ड्यू टू हाई रिकवरीज। इसमें बहुत सारी रिकवरीज देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरम इथाइलिन ग्लाइकोयूरानाइड concentration of greater than 5 mg/L is a indicative of। तो जो ये आपका सीरम है इथाइलिन ग्लूकोरोनाइड, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है 5 mg/L से ज़्यादा, तो क्या इंडिकेट करती है, रिसेंट पास्ट कंजप्शन ऑफ द हेरोइन, सेकेंड रिसेंट पास्ट पॉइजनिंग विच ऑफ द क्लोरल हाइड्रेट, थर्ड रिसेंट पास्ट कंजप्शन ऑफ द क्लोरोफॉर्म, रिसेंट पास्ट कंजप्शन ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो इथाइल की बात हो रही है ना, तो इथाइल मिथाइल दोनों में अल्कोहल का हम देखते हैं ज़्यादा, जो अल्कोहल में पाया जाता है इथाइल और मिथाइल एसिड। तो इथाइल की बात हो रही है, तो इससे ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात हो रही है। तो रिसेंट पास्ट कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो हम देख सकते हैं, अगर 24 आवर्स में या 12 आवर्स में ये ली गई हैं तो हम इसे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, अल्कोहल का मिसयूज यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जो है अल्कोहल जो है वो ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज द हाई वेलोसिटी राइफल बुलेट एंड turn the body, there is a backward hurling for injuries tissues, this is known as। देखो, मान लो कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसका फेस जो है ये इस साइड पर है, इस साइड पर इसका फेस है। ठीक है, यहाँ से जो एक गन है वहाँ से एक बुलेट जो है वो आई और कहाँ पर लगी, डायरेक्ट इसके हार्ट पर लगी। ठीक है, यहाँ पर लगी और यहाँ से क्या हुआ, इसके जो टिश्यूज़ थे, हार्ट यहाँ पर बॉडी के जो टिश्यूज़ थे वो जो हैं वो बैकवर्ड साइड पर जो है टिश्यूज़ जो हैं वो हर्ल हो गए, मतलब निकलने लगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टेल स्प्लैश। क्या बोलेंगे, टेल स्प्लैश। ओके, रिकोचेट क्या होता है, रिकोचेट मतलब अगर कोई गन से जो भी GSR निकल रहा है, आपका गन शॉट रेसिड्यू निकल रहा है, वो जब बैकवर्ड आता है तो हम इससे रिकोचेट बोलेंगे। रॉइंग ड्रिलिंग मतलब कि जो बुलेट है उसके पाथ का मूव कर जाना है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका टेल स्प्लैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुंड द इमीडिएट एजेस ऑफ द एंट्रेंस आर
seared by a hot gases of combustion and blacked by a soot which is embedded in the seared skin and cannot completely removed। तो क्या बोल रहा है वो कि ऐसा वुंड इनमें से कौन सा है जिसमें जो इमीडिएटली ईजेस है, जो एंट्री ईजेस है जो स्किन के, वो जो है वो सीयर्ड हो जाएंगे, जल जाएंगे, और जो गैसेस है उनकी वजह से जो ब्लैक कलर है वो हमें देखने को मिलेगा इस टाइप से स्किन के ऊपर। ठीक है, तो वो कौन सा चीज़ होगा इनमें से, फॉलोइंग वुंड, इनमें से कौन से वुंड होंगे? फर्स्ट इनकम्प्लीट वुंड, सेकंड हार्ड कॉन्टेक्ट वुंड, थर्ड नियर कॉन्टेक्ट वुंड, इंटरमीडिएट रेंज वुंड। तो नियर कॉन्टेक्ट वुंड ही ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम किसी की स्किन पर जो है, अगर आपने ये गन रखी है यहाँ पर और उसके बाद में फायरिंग हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके इस पार्ट पर, यहाँ वाले पार्ट पर क्या होगा, ये इस तरीके से जो है आपका ब्लैक ब्लैक जो होगी जैसे हो जाएगी, और जो गैसेस जो रहेगी वो इतनी हॉट रहती है कि आपकी जो बॉडी पे हेयर है, स्किन पर हेयर है या क्लॉथ है, वो जो रहेगा वो पूरा ब्लैक हो जाएगा और जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of this wound are typically larger and can be stilled, slit like crescent circle and completely irregular? इसमें से कौन सा ऐसा wound है जो सेटल्ड होता है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिसेंट या सर्कुलर या कम्प्लीटली इरेगुलर होता है? ठीक है, तो फर्स्ट डिस्टेंट वुंड, सेकंड एंगल कॉन्टेक्ट वुंड, थर्ड इंटरमीडिएटेड लार्ज वुंड, फोर्थ एग्जिट वुंड। तो जो एग्जिट वुंड रहेगा, क्योंकि आपका जो एंट्री वुंड रहता है ना वो स्मॉल रहता है और आपका जो एग्जिट वुंड रहता है वो लार्ज रहता है। ठीक है, तो जो एग्जिट वुंड रहेगा आपका, वो आपका देखो कैन बी स्टील्ड, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रिसेंट या सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, और ये कम्प्लीटली इरेगुलर फॉर्म में होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, इसके पार्ट्स आएंगे, तो आई होप कि आप स्टडी करेंगे, अच्छे से देखेंगे वीडियो को एंड तक। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।